हेलो एवरीवन। तो आज हम देख लेते हैं आरबीएससी के लिए सेकंड मूल्यांकन का जो आपकी फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि dx/dt किसके बराबर होता है। ऑप्शन है ए यानी त्वरण, वी वेग, एस डिस्टेंस और टी यानी टाइम। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है कि विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास dx/dt जो है वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन ब यानी v। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि त्वरण यानी ए बराबर होता है। तो त्वरण का मान हम जानते हैं कि यदि इस वेग में पुनः एक बार समय के सापेक्ष परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी वेग का समय के साथ एक बार अवकलन किया जाता है, तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के। तो ए बराबर क्या होगा, dv/dt। तो आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए dv/dt ये होगा इसका आंसर कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड त्वरण होता है जो कि अभी आपको लैंग्वेज बताई, वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, त्वरण के। यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में था और अब हमारे पास यहाँ लैंग्वेज के रूप में। तो देखिए वेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, त्वरण के। तो सही आंसर हो गया इसका से। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, ब, ए और से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से सदिश राशि है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दूरी, चाल और पथ लंबाई। पथ लंबाई रियल में दूरी ही होती है। तो ये तीनों आपके स्केलर क्वांटिटी हैं यानी अदिश राशियां हैं। तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है किसमें, त्वरण में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ए यानी त्वरण। नंबर 5 है कि मच्छर का उड़ना निम्न में से किस गति का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास गति जो है वो 3 प्रकार से होती है। हमारे पास यदि एक दिशा का उपयोग होता है तो उसे हम एक विमीय, 1 डायमेंशन। यदि 2 दिशाओं का उपयोग होता है यानी किसी सतह के ऊपर या किसी कागज के ऊपर जो गति होती है उसमें हमें 2 डायरेक्शनों की जरूरत पड़ती है जिसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। और त्रिविमीय गति यानी स्पेस में होने वाली गति जिसमें हमारे पास वस्तु ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेफ्ट राइट और अप और डाउन भी जा सकती है। तो मच्छर जो है वो हमारे पास तीनों अक्षों में गति कर सकता है। तो यहाँ पर मच्छर की जो गति होगी वो 3 डायमेंशन होगी यानी त्रिविमीय गति। तो आंसर हो गया हमारे पास से। नेक्स्ट हमारे पास में है कि विस्थापन हो सकता है। विस्थापन हमारे पास शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से गति करना प्रारंभ करती है और इसकी पोजीशन 0 टाइम पर है। तो अब ये मान लीजिए वस्तु यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पर हमारे पास 10 लिखा हुआ है और अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो मान लीजिए वस्तु जो है वो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाती है, तब हमारे पास लास्ट पोजीशन 10, प्रारंभिक पोजीशन 0। तो हमारे पास विस्थापन जो आएगा वो कितना आएगा, 10 यानी मान कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब मान लीजिए कि वस्तु वापस इस बिंदु से ए बिंदु पर पहुंचती है तो अंतिम पोजीशन 0, प्रारंभिक पोजीशन भी 0 यानी उसी जगह पर वापस पहुंच जाती है। तो इसका मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारे पास विस्थापन कितना आ जाएगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट यदि मान लीजिए वस्तु इससे बाएं ओर चलती है और तो बाएं ओर जब जाएगी तो इसे दिखाते हैं माइनस में, तो माइनस की 10। तो इसकी अंतिम पोजीशन -10, प्रारंभिक पोजीशन कितनी, 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -10। तो विस्थापन नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन द। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो वेग और समय में जो वक्र खींचा गया है उसका ढाल क्या होगा यानी उसका झुकाव क्या होगा। और झुकाव ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं किसी एक अक्ष से उसका एंगल। जैसे मान लीजिए वी और टी में हमने एक यहाँ पर ग्राफ खींचा है, वी और टी में, और ग्राफ इस प्रकार का मिलता है। तब हम प्रवणता ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर स्वेच्छा से 2 पॉइंट लेते हैं, उन दोनों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे मिलाते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने नाम दे दिया ए
बी और सी। मान लीजिए यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, तो हमें इस थीटा का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हमारे पास में आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी, यानी लंब बटा आधार। बी सी का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारे पास v के इन पॉइंटों पे मिलती है। मान लीजिए v का v2 मान, ये v1 मान, ये हमारे पास मान है t2 और ये वाला मान कौन सा है t1। तो bc का मतलब हो गया v2 माइनस v1 और ab का मतलब हो गया t2 माइनस t1। ये वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा v और ये समय में परिवर्तन यानी डेल्टा t। तो डेल्टा v बटा डेल्टा t यानी वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है प्यारे विद्यार्थियों, त्वरण के बराबर होती है। इसका मतलब ये जो ग्रेडियंट यानी इसका होगा यानी प्रवणता या ढाल या झुकाव जो होगा वो किस भौतिक राशि के बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा। तो यहाँ हमारे पास वेग समय वक्र का जो ढाल होगा वो किसके बराबर होगा, त्वरण के बराबर होगा। और स्थिति समय वक्र का जो ढाल होता है वो वेग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का ही मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ए यानी त्वरण। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है कि स्थिर अवस्था में कण का वेग होगा। स्थिर अवस्था का मतलब है कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई वस्तु यहाँ पर थी और हमने टाइम चालू कर दिया है तो समय लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी तो हमें वहाँ पर विस्थापन भी नहीं मिलेगा, और जब विस्थापन ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वहाँ पर वेग भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब वेग का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो इस स्थिति में स्थिर अवस्था में कण का वेग कितना होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोहन 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार जाकर, यानी मान लीजिए मोहन यहाँ पर है और ये इसका घर है, यहाँ से वो चलता है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और यहाँ से जो बाजार है उसकी दूरी है 2.5 किलोमीटर, और वापस बाजार से घर आएगा तब भी उसको 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। फिर कह रहा है कि बाजार जाकर 50 मिनट में घर लौट आता है, यानी जाने का समय और वापस आने का समय उसका कितना है, 50 मिनट है। तो मोहन का विस्थापन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, विस्थापन पूछा गया है। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि वो कितने स्पीड से वापस आएगा, कितने वेग से वापस आएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विस्थापन। और विस्थापन हम जानते हैं किसी भी वस्तु की अंतिम पोजीशन और प्रारंभिक पोजीशन का अंतर। तो मोहन की प्रारंभिक पोजीशन कहाँ थी, उसका घर, और वापस उसकी अंतिम पोजीशन भी क्या है, उसका घर है। तो क्या हमें वहाँ पर कोई विस्थापन मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं उनकी हमें यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है विस्थापन ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर स्पीड, वेलोसिटी या त्वरण ज्ञात करना होता तब इन आंकड़ों की जरूरत पड़ती। तो विस्थापन के लिए तो हमें यहाँ पर इनकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास विस्थापन का अर्थ समझ गए, अंतिम पोजीशन, प्रारंभिक पोजीशन, और इसकी अंतिम पोजीशन और प्रारंभिक पोजीशन एक ही बिंदु पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन द। ठीक है, क्वेश्चन 10 आपका कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। यहाँ से मान लीजिए चलना प्रारंभ करता है, तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 3 कदम पीछे आता है 1, 2, 3 आगे। उसके बाद फिर 5 कदम आगे चलता है, तो अब ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर 3 कदम पीछे आता है, 1, 2, 3। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि पहला जो इसका स्टेप हुआ ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, 2। सेकंड राउंड में भी कितनी वैल्यू बचेगी, 2। जब थर्ड स्टेप करेगा तब भी हमारे पास कितने कदम बचेंगे, 2। 4 में भी कितने बचेंगे, 2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, और इसी तरह वह चलता रहता है। तो जब इस प्रकार से चलेगा तो आगे पूछा है कि उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है। तो जितने कदम चल रहा है वो 1 मीटर का है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
मतलब ये कंप्लीट तो 8 कदम चल चुका। तो इसके हिसाब से इसकी जो दूरी है वो दूरी तो कितनी हो गई प्यारे विद्यार्थियों, 8 मीटर। क्लियर है। लेकिन उसके पास शेष रियल में चला कितनी दूर, वो सिर्फ 2 कदम, क्योंकि 3 आगे बढ़ा था लेकिन 3 पीछे आ भी गया, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा, 2। यानी एक राउंड में वो सिर्फ 2 मीटर की दूरी तक ही आगे बढ़ रहा है, या 2 कदम ही आगे बढ़ रहा है एक राउंड में। और एक राउंड कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, और 1 सेकंड का समय लगता है। यानी एक कदम जब वो चलता है तो 1 मीटर दूरी और 1 सेकंड। तो देखो दूरी तो हमारे पास 2 ही बची ना, लेकिन समय तो पूरा का पूरा कितना सेकंड हो गया, 8 सेकंड, क्योंकि समय तो हमारे पास लगातार बढ़ता रहता है। 8 कदम चला तो 8 ही सेकंड लगे। तो अब आप ये देखिए कि एक राउंड में उसके पास जो डिस्टेंस मिल रही है वो तो कितनी है, 2 मीटर, और टाइम कितना मिल रहा है एक राउंड के लिए, 8 सेकंड। कोई समस्या। सेकंड राउंड में भी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 मीटर 8 सेकंड। तो 2 राउंडों में वो कितनी दूरी तय करेगा, 4 मीटर, और समय कितना, 16। 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8। फिर समय 8 + 8 + 8 + 8 = 32। यानी 4 राउंड जब होंगे, इसी प्रक्रिया के 4 राउंड हो जाएंगे तो कितना मीटर चलेगा वो, 8 मीटर। समय कितना आएगा उसका, 32 सेकंड। आगे देखिए क्या कहता है वो, किसी विधि से ज्ञात कीजिए कि वह जहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो चल यहाँ से रहा है, वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। तो गड्ढे में गिरेगा तो टोटल कितनी दूरी रहेगी, 13 मीटर होगी। तो अभी आप थोड़ा सा देखिए कि हमने जो कैलकुलेशन किया है, देखिए हमने कितने मीटर निकाल ली, 8 मीटर। कितने राउंड में, 4 राउंड में, और समय कितना लगा, 32। हमें टोटल कितनी दूरी पहुंचना है, 13 मीटर। तो अब हमारे पास 13 तक पहुंचना चाहते हैं, तो अब कितनी दूरी और बच रही है हमारे पास, 5। ये तो हमारे पास 4 राउंड कंप्लीट हो गए। 5वां राउंड जब उसका होगा, यानी 5वीं स्टेप में क्या करेगा वो, 5 कदम चलेगा, फिर 3 कदम पीछे। तो देखिए 4 स्टेप तक तो हमारे पास 8 हो चुका है। फिर 8 के बाद 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, और चलना भी कितना है, 13। तो अब आप ये बताइए क्या ये वापस आएगा क्या, बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 13 चाहिए थे और 13 तो ये आगे बढ़ने में ही कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इस 5वें राउंड में वो सिर्फ आगे ही बढ़ रहा है, पीछे 3 कदम नहीं चलेगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जब वो बढ़ रहा था तभी ही गड्ढे में गिर जाएगा। मतलब यहाँ तक ही पहुँचना है, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो अब कितना सेकंड और होगा, 1 2 3 4 5। तो पहले कितने टाइम हो चुका 4 राउंड तक, 32। अब कितना, 5। टोटल कितना समय लगेगा, 37 सेकंड का टाइम लगेगा उसको गड्ढे में गिरने में। तो सही ऑप्शन देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए, 37 सेकंड। क्लियर, कोई समस्या नहीं। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से और देख लेना कि यहाँ पर समझाया गया। फिर भी कोई समस्या हो कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ओडोमीटर यानी फीता किस भौतिक राशि को मापता है। तो आपने बाइक के ऊपर देखा होगा, बाइक के ऊपर एक तो सुई चलती है, तो वहां पर जो सुई जो होगी वो इंडिकेट करती है उसकी स्पीड को, कि कितने की स्पीड से वो चल रही है। और दूसरा हमारे पास वहां पर जो पैमाना चलता है कि इतना किलोमीटर हो चुका है, तो वो होता है उसका ओडोमीटर। तो यहाँ पर ओडोमीटर जो होता है वो उसकी दूरी को मापता है एक तरह से, किसमें, किलोमीटर में। जबकि स्पीडोमीटर या जिसको चाल मापक बोलते हैं, वो मापता है उसकी गति को, किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। हम बोलते हैं ना बाइक जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, तो वो एक तरह से किसके द्वारा बताया गया, स्पीडोमीटर के द्वारा। तो आप ध्यान रखना, हमने जो 50 बोला है वो किसी एक फिक्स टाइम पे बोला है, और किसी निश्चित समय पे जो मान बताया जाता है वो उसका ताक्षणिक मान कहलाता है। ध्यान रखना, स्पीडोमीटर जो होता है वो किसी वाहन का ताक्षणिक चाल को बताता है, तो वो बताएगा आपकी किलोमीटर प्रति आवर में। और ओडोमीटर जो होता है वो रियल में उसकी दूरी को बताता है कि कितनी दूर चल चुके हैं। तो ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है, दूरी को मापता है। जबकि स्पीडोमीटर किसको मापेगा, उसकी चाल को, और चाल भी कौन सी, ताक्षणिक चाल। तो सही ऑप्शन हो गया
क्वेश्चन नंबर 12 का दूरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी वस्तु का विस्थापन, मान लिया विस्थापन क्या है x, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, समय के स्क्वायर के। तो वस्तु की गति होगी एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, असमान त्वरण से, असमान त्वरण परंतु एक समान चाल से। हमारे पास x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया टी स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल के साइन को यदि हम हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, मान लीजिए k, और यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, अब x और टी स्क्वायर में यदि हम ग्राफ भी बनाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ बनेगा इस प्रकार का। आप टेबल बना के ग्राफ पुट कर सकते हो जैसे आपके कक्षा में समझाया गया। यहाँ से देखिए x अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, एक्स टी इंटू टी बराबर के। थोड़ा सा गहराई से समझना, x अपॉन टी किसके बराबर होगा, वेग के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा। अपॉन में क्या है, t बराबर क्या है, k। v अपॉन टी किसके बराबर, त्वरण के, किसके बराबर है, k। और k क्या है यहाँ पर पहले से ही कांस्टेंट है, तो a जो है वो किसके बराबर, k क्या है, कांस्टेंट। तो जब k कांस्टेंट है तो a भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या मैं ये बोलूँ कि a जो है वो नियत है, तो सही ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन ब, एक समान त्वरण से। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन ए, किसी बस का चाल मापक, अभी समझाया आपको, चाल मापक यानी स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल का मापन करता है। बिल्कुल उसका जो इंडिकेट करता है, हम कहते हैं कि इस समय कितनी स्पीड है, स्पीड उसकी ज़्यादा हो सकती है फिर कम हो सकती है, तो किसी एक पॉइंट पर तो एक ही स्पीड को बताएगा वो, और एक निश्चित टाइम पर यदि एक वैल्यू बताता है उस वैल्यू को हम उसका कौन सा मान कहते हैं, ताक्षणिक मान। तो एक निश्चित टाइम पे उसकी वैल्यू निश्चित प्राप्त हो रही है, तो हमारे पास ताक्षणिक जो मान होता है वो क्षण विशेष पर ही तो होता है कि निश्चित समय पे उसका जो मान होगा वो कौन सा मान होगा, ताक्षणिक। इसका मतलब चाल मापक ताक्षणिक चाल का मापन करता है, इसका मतलब ये कथन तो हमारा सत्य है। सेकंड, वृत्तीय गति में किसी पिंड को बिना चाल बढ़ाए या घटाए त्वरित किया जा सकता है। मतलब वर्ताकार पथ में यदि कोई गति होती है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि वर्ताकार पथ में किसी बिंदु पर यदि वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका मान तो होता है निश्चित, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग होती है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो वेग की डायरेक्शन इस दिशा में, मान फिक्स होगा लेकिन डायरेक्शन इस दिशा में। यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में, यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी डायरेक्शन इस दिशा में, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मान तो समान है, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और आपके पास वैल्यू या डायरेक्शन में से कोई सी भी एक राशि चेंज हो जाती है वेग की, तो वहाँ पर ए की उत्पत्ति हो जाती है। तो अब हमारे पास ए की जो मान होगा उसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की ओर। तो हमारे पास टॉपिक यही है कि यहाँ पर वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलने की वजह से वहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो एक समान वर्तीय गति में किसी पिंड को बिना चाल बढ़ाए या घटाए त्वरित किया जा सकता है, तो ये कथन भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती हैं। मान लीजिए हमारे पास ये वर्षा की बूंद है कोई, और ये नीचे की ओर आती है, तो जब ये नीचे की ओर आएगी तो इस वर्षा की बूंद में कोई ना कोई मास होगा, तो जब उसका मास होगा तो यहाँ पर इसका वेट होगा W बराबर mg, तो इसका भार लगेगा नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पर जो हवा के कण उनका एक विरोधी बल लगता है जिसको बोलते हैं हम श्यान बल, तो श्यान बल की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऊपर की ओर लगने वाले बल का मान नीचे की ओर लगने वाले भार यानी बल के क्या हो जाता है, बराबर। उस स्थिति में स्टोक्स का एक नियम है, उसके अनुसार ये जो वस्तु होगी वो एक निश्चित वेग से गति करने लगती है। उस निश्चित वेग को बोला जाता है उसका सीमांत वेग। तो चाहे बात हम वर्षा की बूंद की करें या किसी पैराशूट की बात करें, तो वहाँ पर एक निश्चित वेग से वो वर्षा की बूंद जो है वो नीचे की ओर आती है। तो जब वहाँ पर वेग का मान चेंज नहीं होगा तो क्या त्वरण उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा।
तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट में वो स्पीड तेज आती है, उसके बाद उसकी स्पीड समान हो जाती है, तो वहाँ पर वेग जो है बाद में एक निश्चित बन जाता है। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से स्पीड से नीचे आती है, यानी लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। फिर घर्षण बल की वजह से उसका जो वेग होता है वो डाउन होता है और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जहाँ पर वेग का मान क्या हो जाएगा, निश्चित। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो स्पीड से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो जब आपके वहाँ पर लगातार स्पीड होगी तो वहाँ पर तो एक तरह से किसकी उत्पत्ति होगी, त्वरण की, और वहाँ पर त्वरण का मान जो होगा वो समान नहीं होगा। ये त्वरण का मान आपके समान तभी हो सकता है जब हम ये कहें कि वहाँ पर वायु का कोई भी रुकावट बल वगैरह नहीं है, जिसे कि हम एक समान मुक्त पतन गति कह सकते हैं। तो इसका मतलब मुक्त पतन गति के लिए ही त्वरण का मान समान होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। यहाँ पर तो दिया गया है कि वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से नीचे गिरती हैं, तो वो एक समान त्वरण से नहीं बल्कि एक सीमांत वेग से नीचे की ओर गिरती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कथन जो होगा वो आपके असत्य ही होगा। नेक्स्ट, किसी समान त्वरित वस्तु का, तो यहाँ पर बोला गया कि वस्तु का त्वरण क्या है, समान, ए का मान क्या है, समान है। तो यदि उसका त्वरण समान है तो क्या उसका तात्क्षणिक वेग, किसी एक पॉइंट पर जो वेग आएगा, तो किसी एक निश्चित पॉइंट पर या निश्चित टाइम पर जो वेग आएगा वो क्या हो सकता है, शून्य। इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पृथ्वी की सतह है और किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं और अब ये वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। तो जब हम इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो ए होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। जी बराबर कितना, 9.8, लेकिन इसका मान रहेगा माइनस में ऊपर की ओर फेंकने पर, लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, समान। और मान लीजिए कि हम कहते हैं कि वो अधिकतम ऊंचाई पर, तो अधिकतम ऊंचाई का मतलब एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया एक टाइम के ऊपर, तो एक निश्चित समय के बाद वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, और जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उस बिंदु पर उसका जो वेग होगा उसे कहेंगे हम कौन सा वेग, अंतिम वेग। जब यहाँ से गति कर रहा था तब उसका वेग था प्रारंभिक वेग u या v नोट। तो अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुँचेगा तो उस समय वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो हमारे पास ये एक निश्चित समय यानी एक निश्चित ऊंचाई पर जब पहुँचेगा तो एक निश्चित टाइम होगा और इस समय पर वेलोसिटी पहुँच जा रही है, तो उसे ही हम कौन सा वेग कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। कितना मिल रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये कथन हमारे पास सही है कि एक समान त्वरित गति से यदि वस्तु गति करती है, तो इसमें कहा गया कि एक समान त्वरित गति मतलब वो त्वरण का मान चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास जी का मान चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से एक अधिकतम ऊंचाई पर एक निश्चित क्षण हो गया, वहाँ पर वेग का मान 0 हो सकता है। और कथन में यही कहा जा रहा है कि तात्क्षणिक वेग 0 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन ए सत्य कथन, ऑप्शन बी सत्य कथन, ऑप्शन ड सत्य। तो सही आंसर हमारे पास में है ऑप्शन सी, वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोई पिंड 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो कागज पर हमारे पास जो डायरेक्शन होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारे पास कोई वस्तु है वो 5 मीटर पूर्व की ओर चलती है, यानी 5 मीटर इधर ए से बी, और उसके बाद 12 मीटर उत्तर की ओर, ये ऊपर की ओर जा रहा है 12 मीटर, नॉर्थ ऊपर की ओर है 12 मीटर। तो चली गई दूरी और विस्थापन के मान क्रमशः मीटर में होंगे। तो पहले पूछा गया दूरी और बाद में पूछा गया विस्थापन। तो दूरी तो प्यारे विद्यार्थियों हम जानते हैं कि उसके द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई, तो पथ तो इन्होंने यही बनाए, तो 5 और 12, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 + 12 बराबर 17 मीटर। फिर हमारे पास बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन हमारे पास में आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच का अंतर, ए और सी। तो ए और सी की जब बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक, तो यदि हम ए सी की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, वो भी किस प्रकार का, समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्राइंगल। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से ये बन जाएगी भुजा कौन सी, इसकी कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान ज्ञात करना है तो इसे यहाँ पर आ जाएगा रूट, ए बी का मतलब 5 का स्क्वायर, बी सी का मतलब 12 का स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों 25,144 बराबर 169 और फाइनली आ गया 13 मीटर। तो ए सी बराबर कितना, 13। तो हमारे पास डिस्टेंस 17 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना, 13 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए 17 13 कौन से में, ऑप्शन द। क्लियर।
कोई समस्या यदि आती है तो फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि यदि दो भौतिक राशियों का परस्पर आरेख एक सरल रेखा हो तो दोनों राशियां, मतलब हमारे पास कोई दो भौतिक राशियां हैं और उनका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में है, तो हमें ये बताना है कि वो राशियां जो हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, बराबर हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी और एक हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर ma। तो एक राशि मैंने v ले ली, एक राशि मैंने f ले ली। यहाँ पर मान लीजिए कि प्रारंभिक वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो देखिए v बराबर क्या होगा at और f बराबर क्या होगा ma। क्लियर, समझना दोनों को। मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम का मान फिक्स है और यहाँ पर m का मान फिक्स है, तो जब t फिक्स है तो यानी ये एक नियतांक हो गया, तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल a। m फिक्स है तो f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल a। v और a में ग्राफ बनाइए, a v। f और a में ग्राफ बनाइए, तो समानुपाती के लिए सीधी सरल रेखा, सीधी सरल रेखा। देखिए, दो भौतिक राशियाँ परस्पर आरेख एक सरल रेखा हो, सरल रेखा है, तो आपको ये बताना है कि वो राशियाँ कैसी थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी। सही आंसर बे कंप्लीट। और आप ये बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको स्वतः ही आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि m0 L1 t-1 विमा निम्न में से किस भौतिक राशि की होती है। तो L1 का मतलब हो गया कि हमारे पास दूरी वाला टॉपिक है और t-1 यानी बटे में क्या है, समय। तो दूरी बटा समय किससे रिलेटेड हो गया प्यारे विद्यार्थियों, चाल से। तो ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर बराबर होता है एक्स के, वी के, ए के और 0। यहाँ पर जो पॉइंट है वो देखिए, यदि मैं x का एक बार अवकलन करता हूँ तो मेरे को मिलता है v। अब यदि मैं इस v का अवकलन करता हूँ तो dv बाई डी टी ये किसके बराबर होता है, त्वरण के। और v बराबर क्या होता है, dx बाई डी टी। तो इस v की जगह मैं dx बाई डी टी लिख सकता हूँ। तो d बाई डी टी, v की जगह लिख दिया मैंने dx बाई डी टी। तो देखिए d आपके डबल आ रहा है और x सिंगल है, dt दो बार आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर स्क्वायर लगाया जाता है। इसका मतलब विस्थापन का आपने कितने बार अवकलन कर दिया, 2 बार। एक प्रक्रिया आपके यहाँ पर और एक प्रक्रिया यहाँ पर। तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर किसके बराबर, ए के बराबर। ऑप्शन से। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, आंसर कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये गेंद है, इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। यानी इसको कितनी स्पीड दी गई है, 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी इतनी स्पीड से फेंका गया, इसका मतलब ये इसका प्रारंभिक वेग है u, या इसको v नोट से भी दर्शाते हैं। गेंद अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई पर जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। अभी क्वेश्चन हमने किया भी है। और अधिकतम ऊंचाई पर जब वो पहुंचेगा तो वहां पर अधिकतम ऊंचाई पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो यानी क्या पूछा गया है, t। तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और टाइम, और हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता ही है। तो आपको पता चल गया गति का प्रथम समीकरण आपको यूज करना है। तो आपके 3 समीकरण, आपको उनको प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना होता है कौन सा समीकरण लगेगा। आपके 2 वेलोसिटी हैं, टाइम दे रखा है और ए हमारे पास में है ही। आपके 2 वेलोसिटी हैं, एक टाइम है और ए हम जानते ही हैं। तो गति का प्रथम समीकरण यूज कीजिए, v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग 0, u बराबर 19.6, ए की जगह रख दूंगा मैं माइनस का g, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की ओर है, गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन होती है नीचे की ओर, यहाँ पर t। तो g का मान हम जानते हैं 9.8। तो हमारे पास इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 0 बराबर 19.6 माइनस 9.8 t, पक्षांतरण करेंगे तो 9.8 t बराबर 19.6, t बराबर 19.6 अपॉन 9.8 हमारे पास में कट जाएगा। फाइनल कितना, 2 सेकंड। ऑप्शन देख लीजिए 19 में 2 सेकंड कौन सा है, ऑप्शन ए 2। ठीक, क्वेश्चन 19 कंप्लीट। गुरुत्वीय त्वरण का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। अभी देखा हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8, और गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो ऑप्शन द 9.8। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। यानी
RBSC के द्वारा जो इस्माइल प्रोग्राम के क्वेश्चन हैं उसके द्वारा सेकंड टेस्ट आपका कंप्लीट है। कितने क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे थे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन है, कोई त्रुटि इसमें नहीं है। और आगे क्वेश्चनों के लिए या नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।